हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे BPAS 186। ये इग्नू के थर्ड ईयर का सब्जेक्ट रहता है। इस बुक का नाम है स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। आज इसकी हम यूनिट 1 पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तनाव को समझना। तो इसमें हम तनाव के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी बुक का फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में पूरी बुक का निचोड़ होता है। तो आप फर्स्ट यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़िए। वैसे तो पूरी बुक को ही ध्यान से पढ़िए, बट फर्स्ट यूनिट इम्पॉर्टेंट रहती है और इसमें से अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे तनाव, स्ट्रेस। तो तनाव शब्द को अंग्रेज़ी में स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्ट्रिंगरे से हुई है, जिसका अर्थ है कसा जाना। तो स्ट्रिंगरे जो है लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है कसा जाना। तनाव में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कस जाता है, जैसे कि उसकी कंडीशंस है और उसकी मन स्थिति है, तो वो उसके बीच कसा जाता है एक तरीके से। तो तनाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई इंसान दबाव में आ जाता है, किसी परिस्थितियों के और किसी दबाव में आते हुए तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं। मन स्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन और असामंजस्य के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव एक द्वंद्व अवस्था है जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करती है। तो तनाव क्या है, मन स्थिति और परिस्थितियों के बीच एक असंतुलन है, एक असामंजस्य है, जिसके कारण एक इंसान तनाव से ग्रस्त होता है। इसमें एक द्वंद्व होता है, मुठभेड़ होता है अपनी स्थितियों के साथ और परिस्थितियों के साथ। मतलब स्थिति और मन स्थिति में मुठभेड़ है, एक द्वंद्व अवस्था है जिससे कि तनाव उत्पन्न होता है, जो मन एवं भावनाओं को गहरी दरार पहुंचाता है। तो कि तनाव से क्या होता है, एक इंसान मानसिक, शारीरिक और मतलब हर तरीके से उसको बहुत दबाव महसूस करता है और कई बार वो उसकी तनाव की स्थिति बहुत बढ़ जाती है। तनाव हर एज में हर किसी को हो सकता है। तनाव बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एज में अपना अपना तनाव है। छोटे बच्चे को तनाव होता है कि भाई उसके खिलौनों को लेके या किसी अपने दोस्तों को लेके। थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्तों को, रिलेशंस को, फिर थोड़ा और बड़ा होता है फिर नौकरी को, स्टडीज़ को, फिर बुढ़ापे में एक अलग तनाव। तो तनाव हर स्थिति में, हर स्टेज में अपना अपने तरीके से आता है। तो तनाव हर किसी की लाइफ में आता है। तनाव से व्यक्ति मनोवैज्ञानिक, शारीरिक दोनों तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तनाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। तो तनाव से क्या होता है, एक इंसान मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों तरीके से ग्रस्त होता है, यानी कि वो मेंटली भी इफ़ेक्ट होता है तनाव से और शारीरिक भी। कई बार तनाव की वजह से इंसान बीमार तक पड़ जाता है, उसको बहुत सी शारीरिक बीमारियां पकड़ लेती है। तनाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं। तो तनाव के अलग अलग कारण हो सकते हैं, सबके अपने अपने। तनाव के कारण किसी व्यक्ति की कार्यप्रणाली और उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज के समय में तनाव नमक की तरह हो गया है, इसलिए कहा गया है कि ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि तनाव आजकल आसानी से पाया जाता है। तनाव का समय काल कम होता है, इससे बाहर निकला जा सकता है। तो तनाव जो है एक शॉर्ट टाइम तक रहता है और इससे बाहर निकला जा सकता है। अगर तनाव बढ़ जाए, लॉन्ग टाइम तक रुक जाए, तो ये डिप्रेशन का रूप ले लेता है, जिसे हम अवसाद कहते हैं। बुक में इस टॉपिक के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन मैंने आपको इसलिए ये बता रही हूँ ताकि आप अवसाद और तनाव यानी कि स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के बीच डिफरेंस कर सकें। तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि अवसाद या डिप्रेशन होता क्या है। तनाव का हद से बढ़ जाना या अधिक समय तक रुकना अवसाद का कारण बनता है। अवसाद से निकलने में काफ़ी समय लगता है, कभी कभी तो ये जीवन भर चलता है। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक की सलाह लेना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि तनाव जो है अगर बहुत टाइम तक रुक जाए तो वो डिप्रेशन हो जाता है, वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है, जिसे हम हिंदी में अवसाद कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, डिप्रेशन बहुत लंबे टाइम तक रुक जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास और आज के टाइम में तो बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो अगर जैसे कि तनाव अगर रुक जाता है बहुत टाइम तक, किसी की कोई टेंशन कोई पर्सन ले रहा था और वो और लंबे समय तक उसको लेते रहता है, तो वो डिप्रेशन या अवसाद का रूप लेता है, जिसकी वजह से कई बार डॉक्टर्स को या मनोवैज्ञानिक को दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कोई बड़ा नुकसान शामिल होता है, यानी कि डिप्रेशन के बड़े बड़े कारण होते हैं, जैसे कि बड़ा नुकसान, तलाक या किसी करीबी की मृत्यु। तो इन कारणों की वजह से डिप्रेशन हो सकता है किसी व्यक्ति को। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रहेगा 17वीं और 18वीं सदी में तनाव को भौतिक विज्ञान से जोड़ा जाता था। वैज्ञानिक इसका उपयोग बल के रूप में करते थे। तो 17वीं और 18वीं सदी में इसका फिजिक्स में इस्तेमाल किया जाता था, इसको बल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आपने अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, फिजिक्स में बल एक चीज़ होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं।
तो वास्तविक रूप से सबसे पहले स्ट्रेस को कैनन सर ने परिभाषित किया। तो सबसे पहले सर कैनन ने स्ट्रेस को फर्स्ट टाइम परिभाषित किया। तो सर कैनन ने क्या परिभाषा दी है हम उसको देखने वाले हैं, और सर हंस सेल्ले की भी हम यहाँ पे परिभाषा देखेंगे। कुछ हैं मतलब हम इनकी परिभाषा यहाँ पे देखेंगे। अगर आप अपने आंसर में इनकी परिभाषाओं को ऐड करते हो तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और आपके मार्क्स अच्छे खासे बनने की संभावना रहती है। तो सर कैनन ने क्या क्या है अभी हम ये पढ़ लेते हैं। सर कैनन ने तनाव को इस प्रकार परिभाषित किया है कि जब किसी व्यक्ति को तनाव आता है तो वह पलायन कर जाता है अथवा मुकाबला करता है। तो क्या बताया इन्होंने कि जब किसी व्यक्ति को तनाव आता है तो या तो वो उससे भाग जाता है डर कर, या उससे मुकाबला करता है। दो कंडीशंस हो सकती है तनाव आने पर, ये सर कैनन ने कहा है। इसको अगर आपको और डीपली पढ़ना है तो आप बुक से जाके देख सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि नोट्स में पूरी बुक को समेट लूँ। हंस सेल्ले ने बोला है, हंस सेल्ले ने तनाव को एक शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार तनाव की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो हंस सेल्ले सर ने बोला है तनाव जो है एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, यानी कि जब कोई व्यक्ति तनाव में आता है तो वो एक 3 स्टेजेस से गुजरता है, जहाँ पे इन्होंने हमें 3 अवस्थाएं बताई। ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया की अवस्था फर्स्ट इसमें आता है अलार्म प्रतिक्रिया। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया कि यहाँ पे हमें तनाव का अभ्यास होता है, यानी कि हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ तो नॉर्मल लाइफ से हटके हुआ है, तो यह इसको बोला जाता है अलार्म प्रतिक्रिया। फिर सेकंड इसमें आता है काउंटर शॉक, जिसमें हम कोई भी पर्सन फास्ट रिएक्शन देता है, यानी कि तनाव से निकलने के लिए या उससे हम यानी कि उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, फास्ट रिएक्शन देता है। और उसके बाद जब थर्ड इसका स्टेज आती है थकावट, जब वो बैक टू नॉर्मल होता है, जब वो तनाव से निकल जाता है तो वो नॉर्मल लाइफ में आने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। तो इसका हम एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गली में जा रहे थे, आपको स्ट्रीट डॉग्स दिखे, स्ट्रीट डॉग्स को देख के आपको काफ़ी डर लगा, तो आपने क्या किया, एकदम से आपको डर लगा, ये क्या है, अलार्म प्रतिक्रिया है। एकदम से आपको डर लगा तो आप क्या करने लगे, फिर एकदम से घर की तरफ भागने लगे। जब आप घर की तरफ भाग रहे हो तो ये सेकंड स्टेप में आ गया आप काउंटर शॉक, आपने एक फास्ट रिएक्शन दिया। उसके बाद जब घर आ गए, जब आपको लगता है कि आप मैं सेफ हूँ, तब आप बैक टू नॉर्मल लाइफ आओगे। लाइक आपका जो रक्तचाप होगा वो बढ़ गया होगा, आपकी बीपी वगैरह, तो आपको पसीना आने लगे होंगे, दिल की धड़कन तेज हो गई होगी। तो अब जैसे जैसे आप नॉर्मल बैक टू लाइफ में आओगे तो ये हो जाएगा थर्ड स्टेप थकावट। आप एक थकावट भी महसूस करोगे जब आप भागकर तनाव से आए हो, बाहर निकले हो। तो थर्ड यहाँ पे हम शेफर सर का पढ़ लेते हैं। तनाव को मांग व दबाव की प्रतिक्रिया स्वरूप मानसिक व शारीरिक उत्तेजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे यह बताया गया इन्होंने कि तनाव एक मांग और दबाव के प्रतिक्रिया के रूप में आती है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि तनाव होता क्यों है, एक मांग होती है कुछ, या किसी प्रकार का दबाव होता है। तो स्वरूप मानसिक व शारीरिक उत्तेजना, यानी कि किसी मांग और दबाव की वजह से शारीरिक उत्तेजना होता है, उत्तेजना के रूप में इन्होंने परिभाषित किया, यानी कि कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिससे कि इनको उत्तेजना होती है। इन्होंने इसी को शेफर सर ने तनाव बोला है। मेनली इसमें 2 पॉइंट को इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि मांग और दबाव के कारण शारीरिक उत्तेजना के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। फिर सर फैकमैन व लाजरस। ओके, तो इन्होंने ये बोला है कि तनाव को व्यक्ति और पर्यावरण के बीच एक विशेष संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका मूल्यांकन व्यक्ति संसाधन अथवा उपलब्धि या उस पर आई विपत्ति के आधार पर तय करता है कि व्यक्ति संकट में है अथवा सुरक्षित है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि व्यक्ति जो है पर्यावरण के बीच विशेषकर संबंध के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने, जिसका मूल्यांकन व्यक्ति संसाधन अथवा उपलब्धि या उस पर आई किसी विपत्ति के आधार पर तय करता है संकट को। अब यहाँ पर बुक में तनाव से संबंधित कुछ दृष्टिकोण दिए हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट दृष्टिकोण यहाँ पे बताया गया चिकित्सकीय दृष्टिकोण। चिकित्सकीय दृष्टिकोण में क्या बताया, ये दृष्टिकोण कैनन सर द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार तनाव की स्थिति में मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक सुचारू रूप से कार्य करती है तथा तनाव से निपटती है। वह तनाव समाप्त होने पर शरीर सामान्य स्थिति में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, चिकित्सकीय दृष्टिकोण में ये कहता है कि इसको पहले तो हम ये जानेंगे किसने दिया, सर कैनन सर द्वारा दिया गया। इसके अनुसार क्या होता है, कोई प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी होती है जो हमें प्रतिरक्षा करती है कुछ बीमारियों से। तो इस तरह यहाँ पे इन्होंने प्रतिरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया है। इसके अनुसार ऐसी स्थिति होती है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक सुचारू रूप से कार्य करती है, जहाँ की यानी कि जब तनाव आता है तो इंसान की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है, अधिक सुचारू रूप से कार्य करती है और तनाव से निपटती है। और जब तनाव समाप्त हो जाता है तो वो नॉर्मल कंडीशन में चली जाती है, शरीर सामान्य स्थिति में पहुंच जाता है। सेकंड है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या है, ये लाजरस सर द्वारा दिया गया है। इसलिए इसके अनुसार एक व्यक्ति पर्यावरण में रहकर अंतःक्रिया करता है जिसके फलस्वरूप तनाव उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या है, ये लाजरस सर द्वारा दिया गया है। और इसके अनुसार क्या होता है, एक व्यक्ति है पर्यावरण में रहता है तो उसमें उसके ऑब्वियसली पर्यावरण के साथ उसके संबंध होते हैं। तो इसके अनुसार व्यक्ति पर्यावरण में रहकर यानी कि इन्वायरमेंट में रहकर साथ साथ क्रियाएँ करता है जिसके फलस्वरूप तनाव उत्पन्न होता है। नॉर्मल यानी कि कोई भी व्यक्ति रहता है, नॉर्मल अपने समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है, तो उसके ही कारण उसके फलस्वरूप ही उसके तनाव उत्पन्न होते हैं और ऑब्वियसली रहना भी ज़रूरी है और तनाव भी उसके उत्पन्न होंगे।
व्यक्ति, थर्ड पॉइंट है व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण। ये किसने दिया? ये रॉबर्ट कॉर्न के द्वारा दिया गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जब भूमिका, अपेक्षा, क्षमता और कौशल के बीच संघर्ष होता है तब व्यक्ति को तनाव होता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि पहले तो ये बताया गया है कि सर रॉबर्ट कॉर्न सर ने इस परिभाषा को यानी कि इस दृष्टिकोण को दिया है। इसमें क्या बताया गया हमें? भूमिका यानी कि एक इंसान की भूमिका क्या है, कार्य क्या है, फिर उसकी अपेक्षाएं क्या है कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है या दूसरे उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी क्षमता यानी कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, और उसका कौशल क्या है। उसके बीच जब संघर्ष होता है यानी कि एक संतुलन नहीं होता उसकी भूमिका, कौशल, अपेक्षा और क्षमता के बीच, तो क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई है कि एक इंसान की लाइफ में भूमिका, कौशल, क्षमता और अपेक्षाओं के बीच संतुलन होना चाहिए। जब इनके बीच संघर्ष होता है तो क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। यानी कि व्यक्ति की भूमिका कुछ और है, उससे अपेक्षा यानी कि एक्सपेक्टेशंस लोग कुछ और ज़्यादा कर रहे हैं उससे, उसकी क्षमता भी उससे कम हो या कौशल में उसका कुछ हो, तो इस तरह इनके बीच संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तनाव उत्पन्न होता है। फोर्थ पॉइंट है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। तो यहाँ पे ये सर लेविन्सन द्वारा दिया गया है। सर लेविन्सन ने क्या बोला है, अभी हम ये देख लेते हैं। जब आदर्श अहम यानी कि आदर्श अहम और आत्म छवि के बीच संघर्ष होता है तो तनाव पैदा होता है। आदर्श अहम क्या होता है? एक इंसान जो अपने बारे में सोचता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो सोचता है कि जैसे कि कोई पर्सन एक घंटे में 7-8 पेज लिख सकता है, और वो सोचता है कि मैं 20 भी पेज लिख सकता हूँ। तो ये क्या है? आदर्श अहम है, ये उसका ओवर कॉन्फिडेंट है। और आत्म छवि क्या होती है? रियलिटी, यानी कि वो कितना लिख सकता है उस टाइम, 1 घंटे में 8 पेज 10 पेज। तो उसकी रियलिटी और ओवर कॉन्फिडेंट के बीच जब संघर्ष होता है तो क्या होता है? तनाव पैदा होता है। यानी कि रियलिटी कुछ और है, वो अपने बारे में कुछ और सोचता है, तो इस बारे में इस वक्त जब संघर्ष होता है तो इससे तनाव पैदा होता है। इस दृष्टिकोण को बोला गया है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, और इसको किसने दिया? सर लेविन्सन द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है तनाव के प्रकार या तनाव के टाइप्स। तो फर्स्ट इसमें आता है यूस्ट्रेस तनाव। यूस्ट्रेस तनाव एक सकारात्मक तनाव है। शादी व नौकरी के लिए तनाव यूस्ट्रेस तनाव के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि सकारात्मक और नकारात्मक तनाव दोनों ही प्रकार के तनाव होते हैं, और सकारात्मक अच्छा होता है और नकारात्मक हानिकारक होता है। तो यूस्ट्रेस तनाव जो है सकारात्मक तनाव को कहा जाता है, और इसके अंतर्गत शादी व नौकरी के लिए तनाव, जैसे कि किसी को नौकरी के लिए तनाव हो रहा है, अरे यार अब तो पढ़ाई हो गई, नौकरी नहीं लग रही, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। यानी कि जब वो स्ट्रेस लेगा तभी तो वो कुछ एफर्ट्स करेगा ना, तो ये एक सकारात्मक तनाव है। सेकंड पॉइंट है न्यू स्ट्रेस। ऐसा तनाव जो ना तो सहायक होता है और ना ही हानिकारक, न्यू स्ट्रेस कहलाता है। यानी कि जो नॉर्मल है, जिसको तनाव लेना चाहिए वो ऐसा है, तो वो ना ही नुकसान देता है और ना ही किसी तरह का फ़ायदा पहुंचाता है। लाइक किसी ने कार ली है, उसको पता है कि उसकी ईएमआई की किस्त भरनी है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है जब मंथ आता है उसका, तो ये जो है न्यू स्ट्रेस के अंतर्गत आएगा। ना कि उसका कोई नुकसान होगा और ना ही उसका कोई फ़ायदा होगा, बस हो जाएगा उसका काम। तो थर्ड पॉइंट है व्यथा, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। इस प्रकार के तनाव का अनुभव व्यक्ति जब करता है जब किसी असफलता का सामना करता है, जैसे कि किसी बड़ी परीक्षा में असफल होना या रिश्तों में असफलता इत्यादि। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चरम स्तर पर उत्तेजना का अनुभव करता है। यानी कि ये जो है ये नेगेटिव तनाव है। ये किस तरह का तनाव हो रहा है भाई? जैसे कि किसी व्यक्ति को कहीं पर असफलता मिलती है तो उस प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है, और इसमें क्या होता है व्यक्ति जो है तनाव के चरम स्तर पर पहुंच जाता है और उसको बहुत उत्तेजना का अनुभव करना पड़ता है। इसमें इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसके कोई बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे किसी परीक्षा में फेल हो जाना या किसी अपने रिश्तों की असफलता। और एक नया पॉइंट है इसमें व्यावसायिक तनाव। व्यावसायिक तनाव क्या होता है? अब हम इसको देख लेते हैं। नौकरी में तनाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी कर्मचारी व्यक्ति द्वारा नकारात्मक प्रतिक्रिया जैसे क्रोध, चिंता या सरदर्द जैसे लक्षणों को देखा जा सकता है। व्यवसाय में बड़ी राशि की हानि के कारण हुआ तनाव भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि व्यावसायिक तनाव के अंदर क्या आता है? नौकरी में तनाव। जब किसी व्यक्ति को या कर्मचारी को नकारात्मक तनाव की प्रतिक्रिया जब होती है तो वो क्या करता है? क्रोध करता है, चिंता करता है और सर दर्द जैसे लक्षण उसको देखे जा सकते हैं। और इसके कारण क्या हो सकते हैं? और जैसे कि व्यवसायों में असफलता, यानी कि किसी ने कोई बिजनेस खोला था उसमें उसको हानि हो गई, या जॉब करता था उसमें उसकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो ये क्या होगा? व्यावसायिक तनाव हो गया, नौकरी से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित। और तनाव के अंदर कोई व्यक्ति कैसी कैसी प्रतिक्रियाएँ कर सकता है? प्रतिक्रियाओं में भी 3 टाइप्स हैं। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं, शारीरिक प्रतिक्रियाएं और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं। तो हम मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? एक इंसान क्रोध करता है, चिंता और निराशा और असंतोष। तो मनोवैज्ञानिक में यानी कि वो मेंटली इफेक्ट होता है उससे, तनाव से। तो उसको क्या होता है? उसको गुस्सा आता है, उसको चिंता होती है और उसको निराशा सी जाती है कि होता है ना कभी कभार, जैसे किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं तो निराशा होती है, और उसको असंतोष यानी कि अनसेटिस्फेक्शन होता है। तो ये हो गए मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है शारीरिक प्रतिक्रियाएं। शारीरिक प्रतिक्रियाओं में यानी कि उसके शारीरिक कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं तनाव के कारण। फर्स्ट इसमें हो सकता है कि सर दर्द हो सकता है, दिल का तेज़ धड़कना और अपच की स्थिति। अपच यानी कि उसका डाइजेशन नहीं होना। तो ये हो गई शारीरिक प्रतिक्रिया, यानी कि कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी पर्सन तनाव के दौरान कर सकता है। व्यवहारिक यानी कि उसका व्यवहार में कुछ बदलाव आ सकता है, जैसे कि मादक द्रव्यों का सेवन। यानी कि कोई इंसान जब ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो वो क्या करता है? मादक द्रव्यों का सेवन, यानी कि नशीली चीज़ों का सेवन करने लगता है, जैसे कि बियर वगैरह।
अगला टॉपिक है बर्नआउट। बर्नआउट क्या होता है? एक व्यक्ति जब कुछ समय कहीं पर जॉब करता है या नौकरी करता है और उस जॉब के दौरान जब उसको एक असंतोष महसूस होता है, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं होता, तो उस स्थिति में वो बर्नआउट की स्थिति कहलाती है और वो एक एक तनाव सा महसूस करता है, जिसे हम कहते हैं बर्नआउट की स्थिति। जॉब के दौरान असंतुष्टि या असंतोष की स्थिति को महसूस करना कहलाता है बर्नआउट। इंस्पेक्टर सर के अनुसार एक व्यक्ति बर्नआउट मनोदशा का सामना कार्य करते समय करता है। तो सर इंस्पेक्टर ने क्या बोला है कि एक व्यक्ति कार्य करते समय बर्नआउट जैसी मनोदशा का सामना करता है, यानी कि उसको मनोदशा ऐसी हो सकती है कि बर्नआउट हो जॉब के टाइम या वर्क करते टाइम। पैने सर ने क्या बोला इसके बारे में? पैने सर ने बर्नआउट की स्थिति को बर्नआउट स्टेट सिंड्रोम BOSS का नाम दिया है। इट मीन्स बर्नआउट तो एक स्थिति है, इन्होंने बोला है BOSS, यानी कि ये क्या सिंड्रोम को क्या बोला जाएगा? बर्नआउट स्टेट स्ट्रेस सिंड्रोम। बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में और पढ़ लेते हैं। इसमें व्यक्तिगत हताशा शामिल होती है, वह गंभीर तनाव भी हो सकता है, सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? बर्नआउट की स्थिति में एक व्यक्ति हताशा महसूस करता है, यानी कि उसको वैसा तनाव जैसा महसूस होता है और उसको सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। बर्नआउट के 4 चरण बताए गए हैं। तो बर्नआउट का पहला चरण है, नई नौकरी में कोई कर्मचारी इच्छुक व उत्सुक होता है, चुनौतियों का सामना करता है और असफलता के लिए रणनीति को अपनाता है। जब रणनीति विफल होती है तो निराशा बर्नआउट का सामना करता है। तो फर्स्ट चरण में क्या है? कोई व्यक्ति जब कहीं पर किसी नौकरी पर आसीन होता है तो वो एक उसके अंदर एक इच्छा होती है, एक उत्साह होता है, तो वो क्या करता है? इतना उत्साहित होता है कि वो चुनौतियों का सामना करता है और सफलता के लिए रणनीतियाँ बनाता है, और रणनीतियाँ विफल होने पर उसको निराशा या बर्नआउट महसूस कर सकता है। तो बर्नआउट क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई पर्सन, यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा कि व्यक्ति काम करते वक्त जो स्ट्रेस महसूस करता है, तनाव महसूस करता है या एक असंतोष होता है, उसको बर्नआउट कहा गया है। तो सर पैने ने इसको BOSS बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से कहा है कि इसके ये एक सिंड्रोम बन जाता है। तो फिर इसके हमें कुछ चरण बताए गए हैं। तो फर्स्ट चरण में हमने ये पढ़ लिया कि जब कोई व्यक्ति किसी जॉब पर स्टार्टिंग करता है जॉब करना, तो वहाँ पे पहले तो वो काफ़ी खुश होता है, एक उत्साह होता है उसके मन में, और वो उस उत्साह के कारण ही चुनौतियों का सामना करता है और सफलता के लिए और अपने बॉस को खुश करने के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए कुछ रणनीतियाँ बनाता है। ओके, तो इन रणनीतियों को जब ये रणनीतियाँ जब विफल हो जाती है तो वो निराशा या बर्नआउट का सामना करता है। दूसरा चरण, इसके अंतर्गत वह थकावट व भ्रम अनुभव करता है, नौकरी की प्राप्ति असंतुष्टि होती है, वह नींद नहीं आती और पलायन से संबंधित गतिविधियां करता है। तो इसमें क्या होता है? वो जब एक उसको देखा हमने फर्स्ट चरण में कि वो असफल हो जाता है जब कभी किसी रणनीतियों में, तो उसको एक थकावट सी रहने लगती है, भ्रम का अनुभव होता है, यानी कि उसका मन थोड़ा सा हटने लगता है, नौकरी के प्रति असंतुष्टि होती है और थोड़े से उसका असंतुष्टि उसको होने लगती है सेकंड चरण में, और उसको नींद नहीं आती तनाव के कारण, और वो पलायन से संबंधित गतिविधियां सोचता है, यानी कि वो सोचता है कि ये नौकरी छोड़ दूं या मैं दूसरे कहीं और पलायन कर जाऊं, इट मीन्स कहीं और सेक्टर में ढूंढूं या कुछ और। इस तरह से ये सेकंड चरण में बताया गया। थर्ड चरण में है, तीसरी स्थिति में शारीरिक लक्षण दिखते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है? जब इंसान बर्नआउट की अगर स्थिति चलती रहती है, लाइक उसने पलायन नहीं करा या जॉब नहीं छोड़ी, तो ये स्थिति का तीसरा चरण अब उत्पन्न होता है, जिसमें क्या होता है? शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि वो अत्यधिक थकान का अनुभव करता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा थकान होती है, और अवसाद घेर लेता है, यानी कि जब तनाव बढ़ते जाएगा तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेस बन जाएगा, जिसे हम अवसाद के नाम से जानते हैं हिंदी में। ऐसी स्थिति में शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अगर इसी तरह ये सिंड्रोम चलता रहा तो इसमें क्या होता है? एक इंसान अपनी जॉब को लेकर, मतलब वो जॉब पे जा रहा है बट वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और अब उसको क्या होता है? शारीरिक लक्षण भी दिखने लगते हैं, और जो उसका तनाव तो वो बढ़ जाता है और वो स्ट्रेस का रूप ले लेता है। ओके, और इससे क्या होता है? उसकी बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती है। चौथा चरण, अगर ये कंटिन्यू रहा तो चौथे चरण में क्या होता है? कर्मचारी गंभीर तनाव का सामना करना पड़ेगा और पिछले चरण के शारीरिक लक्षणों की बीमारियों का अनिद्रा और स्थिति ऐसी बढ़ जाएगी। तो क्या होता है इसमें? चौथे चरण में जब ऐसे ही चलता रहता है तो फिर उस पर्सन का क्या होता है? जैसे कि उसको तीसरे चरण में जो बीमारियां हो गई थी तनाव के कारण या असंतुष्टि के कारण, तो वो बीमारियां और बढ़ जाती है और नींद ना आने की स्थिति, यानी कि अनिद्रा जैसी स्थिति और बढ़ जाएगी। पांचवा चरण बताया गया जो इसका अंतिम चरण है। अंतिम चरण में कर्मचारी बिल्कुल हताश हो जाता है, यानी कि बिल्कुल अब उसको नौकरी से कोई उम्मीद नहीं रहती, बिल्कुल हताश हो जाता है और उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। ठीक है, तो जब एक इंसान कहीं पर मन लगा के काम नहीं करेगा और उस चीज़ के लिए वो संतुष्ट नहीं है, तो उसकी ऑब्वियसली उत्पादकता कम होगी। उत्पादकता क्या होती है? कि कोई पर्सन किसी काम को कितने समय में कर सकता है, उसकी कैपेसिटी। तनाव के कारक, नेक्स्ट टॉपिक है तनाव के कारक क्या क्या हो सकते हैं? उत्तरदायित्व इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तनाव का कारण बन सकती है। तनाव से संबंधित कार्य अगर कोई करेगा तो ऑब्वियसली उसको तनाव का कारक बन सकता है। अंतर व्यक्ति संघर्ष, शारीरिक अवस्था, जीवन में घटनाएं, भावनात्मक श्रम,
विद्यालय, कार्यस्थलीय संस्कृति। यानी कि ये जो कारक हैं, ये तनाव के कारक बन सकते हैं। शारीरिक अवस्था, यानी कि वो कुछ शारीरिक अवस्था उसकी ऐसी है कि वो कुछ बीमार रहता है, या उसकी मतलब हेल्थ सही नहीं है, या जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, लाइक किसी का डिवोर्स हो गया, या कोई अपना उसका चला गया, या उसमें उसके साथ कोई बड़ा नुकसान हो गया। तो जीवन में कई तरह की घटनाएं होती है जो तनाव का कारण बन सकती है। भावनात्मक श्रम भी इसका एक कारण बन सकती है। कार्यस्थलीय संस्कृति यहाँ की, यानी कि कार्यस्थल पे कैसा माहौल है, वो भी तनाव का कारण बन सकती है। नेक्स्ट है तनाव के लक्षण। जब लक्ष्यों के प्रति संतुष्टि नहीं होती तो तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखी जा सकती है। तनाव के कुछ लक्षण भी होते हैं जो निम्नलिखित है। तनाव क्यों होता है? तनाव के सबके अपने अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, और तनाव की प्रतिक्रियाएं, यानी कि जो इंसान तनाव के अंदर रिएक्शन भी अलग अलग दे सकता है, और उसके अपने अपने रीजन्स हो सकते हैं। इट मीन्स किसी को तनाव हो रहा है स्टडीज़ से रिलेटेड, किसी को कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या किसी के कहीं लॉस हो गया हो, या किसी के रिलेशंस हो सकते हैं। तो तनाव के अपने अपने रीज़न से, और तनाव में क्या होता है, हर पर्सन ज़रूरी नहीं है कि सेम ही प्रतिक्रियाएं दे, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रियाएं या रिएक्शन दे सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें हम कुछ लक्षण देखेंगे। व्यवहारिक लक्षण, तनाव के व्यवहारिक लक्षण, यानी कि इंसान का तनाव में व्यवहार कैसा होगा, मेनली इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। तो तनाव के व्यवहारिक लक्षण में आता है, तनाव के कारण किसी व्यक्ति में के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि मादक द्रव्यों का सेवन, अप्रभावी समय प्रबंधन, खान पान और भूख में बदलाव, विलंबित भोजन, तेज़ी से खाना, तेज़ चलना, या खराब भाषा का प्रदर्शन आदि तनाव के व्यवहारिक लक्षण है। तो तनाव में क्या होता है, कोई पर्सन व्यवहारिक लक्षण कैसे होते हैं उसका, वो जो है मादक द्रव्यों का सेवन करने लगता है। हो सकता है ऐसा कभी कभार ना भी हो, मगर ऐसा भी होता है कि वो मादक द्रव्यों का सेवन करे। अप्रभावी समय प्रबंधन, यानी कि वो उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, या अप्रभावी यानी कि उसका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता है। और खान पान और उसकी भूख में बदलाव, यानी कि उसकी जो भूख थी और खान पान था उसमें कुछ बदलाव आ गया, या तो उसको भूख कम लग रही होगी, या भूख ज़्यादा लग रही होगी, या उसको टाइम पे भूख नहीं लग रही होगी। विलंबित, यानी कि लेट करना, यानी तो तनाव में क्या होता है, कोई पर्सन किसी भी काम को बहुत आराम से या लेट करता है। विलंबित इट मीन्स लेट होना। भोजन में भी कुछ समस्याएं हो सकती है, और वो हो सकता है तेज़ खाने लगे, तेज़ी से चलने लगे, या खराब भाषा का प्रदर्शन, यानी कि तनाव में कोई पर्सन खराब भाषा को भी बोल सकता है, या खराब भाषा का प्रदर्शन कर सकता है। आदि तनाव के व्यवहारिक लक्षण है। मनोवैज्ञानिक लक्षण में क्या आता है, यानी कि कोई पर्सन तनाव में कैसा मनोवैज्ञानिक लक्षण उसके साथ हम देखे जा सकते हैं। लगातार चिंतागम्न रहना, इट मीन्स हर टाइम चिंता में रहना या सोचते रहना कुछ। विचारों की तीव्र गति मतलब कभी कोई विचार बदल रहा है और कभी कोई विचार बदल रहे हैं, बहुत तीव्र गति में विचार आ रहे हैं, विचार काफ़ी बार बदल जा रहे हैं। इस तरह ये क्या होंगे, मनोवैज्ञानिक लक्षण होंगे। अव्यवस्थित सोच, ध्यान केंद्रित करने में अक्षमता, यानी कि कंसंट्रेशन पावर में कमी। जैसे कि कोई पर्सन जब तनाव के दौरान होता है तो उसका कंसंट्रेशन सही नहीं हो पाता, क्योंकि वो मेंटली कुछ और सोच रहा होता है, या यूँ कह लो उसका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर नहीं होता, वो कहीं पर चिंतागम्न होता है, या किसी तनाव के तहत वो कुछ सोच रहा होता है, या उसका कंसंट्रेशन सही से नहीं हो पा रही होती है। निराशा आदि तनाव के मनोवैज्ञानिक लक्षण है। भावनात्मक लक्षण, भावनाएं उसकी कैसे रहेगी, चिड़चिड़ापन, निराशा, नाराज़गी, अकेलापन का एहसास, उदासी आदि भावनात्मक लक्षण है। ओके, ये भावनात्मक लक्षण आप समझ गए होंगे। शारीरिक लक्षण, यानी कि शारीरिक लक्षण कैसे हो सकते हैं कोई पर्सन के तनाव में। तनाव की स्थिति में एक व्यक्ति जब ऊर्जा की कमी, अपच, सर दर्द, माइग्रेन, दिल का तेज़ धड़कना, अनिद्रा, मांसपेशियों की खिंचाव जैसी समस्याओं का सामना कर सकता है। तो क्या होता है यहाँ पे शारीरिक लक्षण में, यानी कि उसकी कुछ शारीरिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे उसका दिल तेज़ धड़कने लगेगा, सर दर्द रहेगा, या उसको पाचन तंत्र कुछ बिगड़ जाएगा, उसको अपच की स्थिति हो जाएगी, और वो ऊर्जा की कमी मीन्स हर टाइम लो फील करेगा। जैसे होता है ना कि कई बार किसी टेंशन में होते हैं या थोड़ी तबीयत ठीक होती है तो कोई पर्सन लो फील करता है, तो उस तरह तनाव में भी महसूस कर सकता है कोई पर्सन। समस्याओं का सामना करते हैं, ऐसी समस्या तनाव के शारीरिक लक्षण ये हमें कहलाते हैं। ओके, खराब भाषा का प्रदर्शन आदि तनाव के व्यवहारिक लक्षण है। तो तनाव में क्या होता है, कोई पर्सन व्यवहारिक लक्षण कैसे होते हैं उसका, वो जो है मादक द्रव्यों का सेवन करने लगता है। हो सकता है ऐसा कभी कभार ना भी हो, मगर ऐसा भी होता है कि वो मादक द्रव्यों का सेवन करे। अप्रभावी समय प्रबंधन, यानी कि वो उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, या अप्रभावी यानी कि उसका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता है। और खान पान और उसकी भूख में बदलाव, यानी कि उसकी जो भूख थी और खान पान था उसमें कुछ बदलाव आ गया, या तो उसको भूख कम लग रही होगी, या भूख ज़्यादा लग रही होगी, या उसको टाइम पे भूख नहीं लग रही होगी। विलंबित, यानी कि लेट करना, यानी तो तनाव में क्या होता है, कोई पर्सन किसी भी काम को बहुत आराम से या लेट करता है। विलंबित इट मीन्स लेट होना। भोजन में भी कुछ समस्याएं हो सकती है, और वो हो सकता है तेज़ खाने लगे, तेज़ी से चलने लगे, या खराब भाषा का प्रदर्शन, यानी कि तनाव में कोई पर्सन खराब भाषा को भी बोल सकता है, या खराब भाषा का प्रदर्शन कर सकता है। आदि तनाव के व्यवहारिक लक्षण है। मनोवैज्ञानिक लक्षण में क्या आता है, यानी कि कोई पर्सन तनाव में कैसा मनोवैज्ञानिक लक्षण उसके साथ हम देखे जा सकते हैं। लगातार चिंतागम्न रहना, इट मीन्स
हर टाइम चिंता में रहना या सोचते रहना कुछ। विचारों की तीव्र गति मतलब कभी कोई विचार बदल रहा है और कभी कोई विचार बदल रहे हैं। बहुत तीव्र गति में विचार आ रहे हैं, विचार काफ़ी बार बदल जा रहे हैं। इस तरह ये क्या होंगे, मनोवैज्ञानिक लक्षण होंगे। अव्यवस्थित सोच, ध्यान केंद्रित करने में अक्षमता, यानी कि कंसंट्रेशन पावर में कमी। जैसे कि कोई पर्सन जब तनाव के दौरान होता है तो उसका कंसंट्रेशन सही नहीं हो पाता, क्योंकि वो मेंटली कुछ और सोच रहा होता है, या यूँ कह लो उसका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर नहीं होता, वो कहीं पर चिंतागम्न होता है या किसी तनाव के तहत वो कुछ सोच रहा होता है, या उसका कंसंट्रेशन सही से नहीं हो पा रही होती है। निराशा आदि तनाव के मनोवैज्ञानिक लक्षण है। भावनात्मक लक्षण, भावनाएं उसकी कैसे रहेगी, चिड़चिड़ापन, निराशा, नाराज़गी, अकेलापन का एहसास, उदासी आदि भावनात्मक लक्षण है। ओके, ये भावनात्मक लक्षण आप समझ गए होंगे। शारीरिक लक्षण, यानी कि शारीरिक लक्षण कैसे हो सकते हैं कोई पर्सन के तनाव में। तनाव की स्थिति में एक व्यक्ति जब ऊर्जा की कमी, अपच, सर दर्द, माइग्रेन, दिल का तेज़ धड़कना, अनिद्रा, मांसपेशियों की खिंचाव जैसी समस्याओं का सामना कर सकता है। तो क्या होता है यहाँ पे शारीरिक लक्षण में, यानी कि उसकी कुछ शारीरिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे उसका दिल तेज़ धड़कने लगेगा, सर दर्द रहेगा, या उसको पाचन तंत्र कुछ बिगड़ जाएगा, उसको अपच की स्थिति हो जाएगी, और वो ऊर्जा की कमी मीन्स हर टाइम लो फील करेगा। जैसे होता है ना कि कई बार किसी टेंशन में होते हैं या थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती तो कोई पर्सन लो फील करता है, तो उस तरह तनाव में भी महसूस कर सकता है कोई पर्सन। समस्याओं का सामना करते हैं, ऐसी समस्या तनाव के शारीरिक लक्षण ये हमें कहलाते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है तनाव के स्रोत। तनाव के स्रोत में क्या क्या है, हताशा, उद्देश्यों के बीच संघर्ष, दबाव तनाव के स्रोतों के 3 प्रमुख वर्ग हैं। तो तनाव होता क्यों है, तनाव किस वजह से होता है, या तो हताशा हो सकती है या उद्देश्यों के बीच संघर्ष हो सकता है। मीन्स उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, चॉइस अलग अलग हो सकती है, उसके बीच उसको संघर्ष हो सकता है किसी भी पर्सन को, और किसी तरह का दबाव हो सकता है, फैमिली से दबाव या स्टडीज से रिलेटेड दबाव या किसी भी प्रकार का दबाव। तनाव के स्रोतों के 3 प्रमुख वर्ग होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पाने में विफल हो जाता है तो निराशा होती है। इट मीन्स जैसे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, 3-4 साल लगा दिया उसने, या किसी भी सिविल एग्ज़ाम की, या किसी भी लक्ष्य हो सकता है कोई भी प्रकार का, तो उसके पीछे बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है और कोई पर्सन विफल हो जाता है तो क्या होती है, उसको निराशा होती है। और ये अगर जब निराशा बढ़ जाती है तो ये तनाव का कारण बनती है। तो तनाव के स्रोत में ये शामिल है। तनाव का अगला स्रोत उद्देश्यों के बीच संघर्ष है। जब किसी व्यक्ति के विकल्पों के बीच चयन करना पड़ता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑप्शन बहुत सारे हैं, उसको चयन करना है, चूज़ करना है, उसके बीच उसका संघर्ष है, तो उसको तनाव हो सकता है। उद्देश्यों के बीच 4 विभिन्न प्रकार के संघर्ष हैं। उद्देश्यों के बीच 4 विभिन्न प्रकार के संघर्ष हैं, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तो तनाव के स्रोतों में 4 पॉइंट शामिल है। फर्स्ट है दृष्टिकोण संघर्ष। तो इसमें क्या होता है, 2 समान ऑप्शन होते हैं, 2 समान लक्ष्य होते हैं, जिसको चयन करने के लिए किसी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, और ये क्या कहलाता है, दृष्टिकोण संघर्ष। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि कोई पर्सन है, एक व्यक्ति है जो एक समान 2 नौकरियों के बीच चयन करना है उसको, तो ये क्या होगा, दृष्टिकोण का संघर्ष हो गया। मीन्स 2 जॉब्स है, बिल्कुल सेम पोस्ट की है, सेम ही उनकी सैलरी है, तो उसको वो चयन करने में थोड़ी सी जो परेशानी होगी, उससे भी इसको तनाव हो सकता है। ये क्या कहलाएगा कि दृष्टिकोण का संघर्ष था, तो इस बीच जो संघर्ष होगा वो ये कहलाएगा। सेकंड है परिहार का संघर्ष। इसमें क्या है, इसमें भी व्यक्ति को 2 समान लक्ष्यों के बीच चयन करना पड़ता है, परंतु दृष्टिकोण संघर्ष के विपरीत लक्ष्य समान रूप से नकारात्मक होते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने देखा था कि 2 समान ऑप्शन थे, 2 समान लक्ष्य थे, जिसको उसको चूज़ करना था किसी पर्सन को, बट यहाँ पर क्या है, दोनों अपोजिट है। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझेंगे, व्यक्ति को ये निर्णय लेना पड़ता है कि वह बेरोजगार रहना चाहता है या किसी औसत दर्जे का काम करना चाहता है जिसमें वो रुचि नहीं रखता। लाइक कोई पर्सन है तो उसको ये चूज़ करना है कि या तो वो बेरोजगार रहे, या लाइक उसको जॉब नहीं मिल रही है, और सेकंड ऑप्शन उसके सामने है कि एक थोड़े कम पैसे की 8-10 हज़ार की जॉब कर ले जिसमें वो संतुष्ट नहीं है, जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये 2 अलग अलग ऑप्शंस है, यानी कि बिल्कुल भी सेम नहीं है ये दोनों। तो अब उसको चॉइस करना है कि क्या वो बेरोजगार रहेगा या वो 8-10 हज़ार की जॉब कर लेगा। तो इसमें ये क्या कहलाएगा, परिहार का दृष्टिकोण। इस बीच जो संघर्ष होगा वो कहलाएगा परिहार का दृष्टिकोण। नेक्स्ट है दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। इसमें लक्ष्य एक ही होता है, जिसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति विदेश में नौकरी के लिए उत्साहित है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो विदेश में नौकरी करने जाना चाहता है और उसके लिए वो उत्साहित भी है, यानी कि एक्साइटमेंट है, पर उसका सकारात्मक पहलू भी होता है, और परंतु वह ये भी सोचता है कि उसे परिवार से दूर रहना होगा, जो नकारात्मक पहलू है। ऐसी स्थिति में उसे तनाव का सामना करना पड़ सकता है। क्या है इसमें कि दृष्टिकोण परिहार का संघर्ष में ये बताया गया है कि जैसे कोई जॉब है, कोई पर्सन जॉब के लिए विदेश जाना चाहता है,
तो उसको क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू उसको देखने को मिल सकते हैं, उसको दोनों साइड मिलेगी कि वो क्या देखता है, वो उसकी चॉइस है। तो एक साइड तो उसको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, उसको अच्छी खासी सैलरी रहेगी जो कि वो उसको करते रहेगा। बट सेकंड ऑप्शन उसके सामने ये आएगा नकारात्मक पहलू में कि अरे इतने टाइम तक उसको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, और घर से दूर रहना किसको अच्छा लगता है ना। तो ये क्या कहलाएगा, दृष्टिकोण परिहार का संघर्ष। सेकंड है बहुभागी दृष्टिकोण परिहार संघर्ष। इसमें क्या है, इस संघर्ष में व्यक्ति को दो विकल्पों में से एक का चयन करना होता है जिनके परिणाम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होते हैं। तो इसमें इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। किसी छात्र के सामने दो अवसरों के बीच एक चयन करना है, ठीक है। उसकी रुचि संगीत में है, इसलिए वह संगीत की शिक्षा लेना चाहता है, परंतु ऐसा करने से उसके माता पिता नाखुश होंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि वह तकनीकी शिक्षा ले, इसमें उनकी रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में छात्र तनाव से ग्रस्त हो सकता है। जैसे कि क्या है, बहुभागी दृष्टिकोण परिहार संघर्ष में, यानी कि अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग ऑप्शंस है, बट ये कि वो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट का। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको संगीत में मीन्स म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, बट आजकल पेरेंट्स वही वो लोग बोलेंगे कि भाई ये इसमें क्या है, इसमें कोई करियर वरियर नहीं है, एक काम करो तुम, या तो नीट की प्रिपरेशन कर लो, यूपीएससी की कर लो, या किसी भी सिविल एग्जाम की कर लो, या कोई तकनीकी जॉब के लिए पढ़ाई करो, है ना। तो वो लोग चाहते हैं कि प्रॉपर एकेडमिक्स में रहो। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट किसी प्रकार का संघर्ष होगा उसके मन में कि मैं क्या करूँ, तो वो एक ऐसी स्थिति है जिसको बहुभागी दृष्टिकोण परिहार संघर्ष कहा गया। इसमें भी वो तनाव से ग्रस्त हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम एक छोटा सा टॉपिक है, तनाव के संदर्भ में दो प्रकार के व्यक्ति। जैसे तनाव के संदर्भ में भी कई टाइप के लोग होते हैं, दो प्रकार के यहाँ पे व्यक्तियों की बात करेंगे, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए क्या है, ए प्रकार के व्यक्ति तनाव में जल्दबाजी और बेचैनी का प्रदर्शन करते हैं, उनमें प्रतिद्वंदिता होती है और चिंतित रहते हैं। तो यहाँ पे टाइप ए प्रकार के व्यक्तियों को तनाव की संभावना अधिक होती है। तो क्या होता है, टाइप ए प्रकार के व्यक्ति कैसे होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, और एक उनके अंदर प्रतिद्वंदिता मीन्स एक जीतने की, जैसे कि बोलते हैं ना कंपटीशन की भावना होती है। उसमें क्या होता है कि वो चिंता ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति की ज़्यादा संभावना है कि बी प्रकार से ज़्यादा ये लोग तनाव में ग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक ए प्रकार के, एक बी प्रकार के। बी प्रकार के कैसे होते हैं कि वो सुकून परस्त होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो बोलते हैं चलो आगे देख लेंगे, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, लाइक कोई एग्जाम नहीं क्रैक हुआ तो नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। बट ए प्रकार के जो होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि अब क्या होगा, टाइम वेस्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव, जल्दबाजी और चिंतित रहते हैं ये लोग। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा तनाव की संभावना रहती है, और बी टाइप के लोग जो होते हैं उनको तनाव होने की संभावना कम होती है, क्योंकि वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, जो कि उनका स्ट्रेस का कारण नहीं बनती। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। एंड कुछ भी अगर आप लोगों को और डिटेल में समझना हो या किसी चीज़ में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड राइटिंग आई नो इसको सुधारी जा सकती है, तो इग्नोर करिए राइटिंग को। एंड नोट्स भी ये बने हुए हैं, मैंने कोशिश की है कि बुक में से ऑलमोस्ट क्या पूरा ही लिखा है मैंने नोट्स में, और आप लोग इसको पॉज करके वीडियो का या स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।